ओके जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। और ये जो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग है, मैंने आप लोग को कहा था कि चार इसमें बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमने रेपो डेवलप करना होता है, फिर प्रॉब्लम असेसमेंट होती है, फिर गोल सेटिंग होती है, और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन और फॉलो अप है। ठीक है, और टर्मिनेशन और रिफरल। यहाँ तक आई थिंक सो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी। ओके, टेस्ट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था उसी दिन। अच्छा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर, गुड काउंसलर के ये क्वालिटीज, ये भी हमने पढ़े थे। अच्छा, गाइडेंस वर्सेस काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है आज। ठीक है, तो गाइडेंस गाइडेंस और काउंसलिंग जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? गाइडेंस जो है, इट्स ब्रॉडर एंड कम्प्रिहेंसिव, while counseling is in depth and narrow. ठीक है। अच्छा, गाइडेंस जो है, इट इज द एक्सटर्नल एनालिसिस, ये जस्ट एक्सटर्नल एनालिसिस है, while counseling is deep internal analysis. ठीक है। अच्छा, गाइडेंस इज इंटेलेक्चुअल मटेरियल आर द रॉ मटेरियल। यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल मटेरियल होंगे वो रॉ मटेरियल होंगे, क्योंकि जस्ट इंटेलेक्ट को ही चेक करना होता है। ठीक है, फीलिंग और इमोशन के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है गाइडेंस का। इमोशनल मटेरियल्स और रॉ मटेरियल्स, यहाँ पर क्या है? जो इमोशनल मटेरियल्स है वो इसके रॉ मटेरियल्स है। जो डेटा हम इसको कहते हैं, रॉ मटेरियल मीन डेटा। ठीक है, यूज फॉर एजुकेशन कैरियर एंड मे आल्सो बी फॉर पर्सनल। ये एजुकेशन के लिए भी यूज होता है, कैरियर के लिए भी यूज होता है ये गाइडेंस, और पर्सनल गाइडेंस के लिए भी यूज हो सकता है। और यूजुअली काउंसलिंग जो है वो पर्सनल और सोशल डोमेन के लिए ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये नहीं कि और में यूज नहीं होता, और में भी यूज होता है, लेकिन स्पेसिफिकली पर्सनल और सोशल डोमेन में ये ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी में ही ज़्यादातर जितनी भी काउंसलिंग है उसी में ही की जाती है। ठीक है। अच्छा, गाइडेंस एज प्रिवेंटिव इन नेचर। देखो, किसी चीज़ की हैपनिंग से पहले, जिस तरह हमने पिछले क्लास में प्रिवेंटिव सुपरविजन का पढ़ा, प्रिवेंटिव में हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें मतलब इट्स बेटर, क्यूरेटिव से थोड़ा बेटर। अच्छा, प्रिवेंटिव जो है, मतलब यह है कि चीज़ आने से पहले, हैपन होने से पहले हम इसको क्या करें? प्रिवेंट करें। ठीक है, काउंसलिंग एज रेमेडियल एज वेल एज प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काउंसलिंग जो है वो रिमेडियल है। ठीक है, हम क्या करते हैं? थेरेपी करते हैं, टाइप ऑफ क्योरिंग करते हैं, हम इलाज करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के जरिए। ठीक है, तो ये पांच छह डिफरेंसेस है, लेकिन ब्रॉड तीन और चार अगर आप लोग जहन में याद रख लो। एक ब्रॉडर है गाइडेंस, और दूसरा जो है नैरो है। एक एक्सटर्नल एनालिसिस है और दूसरा डीप इंटरनल एनालिसिस है। एक इंटेलेक्चुअल मटेरियल है, रॉ मटेरियल, और दूसरा इमोशनल मटेरियल जो है इसके रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट जो है ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, आगे हम जाते हैं। एथिक्स फॉर काउंसलर बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने कुछ एथिक्स दिए हैं। अच्छा, एथिक्स क्या है? और एक मोरलिटी होती है और एक एथिक्स होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसी से, इसी इंटरव्यू में नहीं, लेकिन पिछले इंटरव्यूज में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरलिटी। देखो, मोरलिटी का ताल्लुक जो है वो है गुड और बैड के साथ। व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड, दिस इज मोरलिटी। while ethics are the principles, ठीक है, आर द रूल्स। जो आपके रूल्स और प्रिंसिपल है वो एथिक्स है, और जो आपके गुड और बैड है वो क्या है? वो हमारे साथ मोरलिटी है। ठीक है। अच्छा, यूनेस्को ने ब्रॉडली तीन जो है वो एथिक्स दिए हैं। इंटीग्रिटी है, आगे इंशाल्लाह आएगा प्रोफेशनलिज्म है, और फिर जो है थर्ड जो है वो डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस है। ठीक है, ये देखो, प्रोफेशनलिज्म, और थर्ड जो है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, आर डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? देखो, इंटीग्रिटी का मतलब है व्हेन यू आर ऑन द ट्रैक एंड नॉट डिविएट इफ पीपल डू एवरीथिंग। अगर लोग कुछ भी कहें, कुछ भी कह रहे हो, लेकिन आप उसूलों पर कायम हो, पर शनास हो, दिस इज इंटीग्रिटी। यू आर ऑन द ट्रैक। ठीक है, डिविएट नहीं हो रहे हो। बेशक लोग
जो भी सर आपको उर्दू में इसकी मानी मुस्तकम, मुस्तकम जो होता है ना। जी जी। मैंने कहा उर्दू में इसकी मानी मानी जो है वो मुस्तहकम, मतलब जो आप अटल रहते हैं। परसशनास है इंटीग्रिटी। अच्छा अच्छा। हाँ, अपने परस को किस तरह, जिस तरह हम जानते हैं ना, बिल्कुल अपने ड्यूटी के साथ जो शनास होता है, जो जो लोग सिंसियर होते हैं उसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। और इंटीग्रिटी जो है, इट्स इट्स क्वालिटी ऑफ लीडर, ये लीडर के क्वालिटी भी है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रिटी में यूनेस्को जो है, इन्होंने और भी पॉइंट्स दिए हैं। रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ यूनेस्को एंड एंड देयर कंडक्ट। कंडक्ट में जो ये वैल्यूज हो है, ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। मेक डिसीजन फॉर कंसिडरेशन फॉर पर्सनल गेन, ठीक है। जो पर्सनल गेन है, जाहिर बात है, यूनेस्को है, बहुत ही बड़ा यूएन का इदारा है, तो इसमें जो काम करेंगे तो वो उसमें क्या होगा, उसमें पर्सनल गेन के लिए डिसीजन होनी चाहिए। रेजिस्ट रेजिस्ट पॉलिटिकल प्रेशर एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर नहीं लेने चाहिए, और पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो अवॉइड करनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। अच्छा, सीक टू प्रोमोट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट को देखना चाहिए। इंश्योर पावर और अथॉरिटी इज नॉट अब्यूज्ड, ठीक है। पावर या अथॉरिटी तो गलत यूज नहीं हो रही, उसको देखना चाहिए। टेक प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन टू डील विद अनप्रोफेशनल एंड अनइथिकल बिहेवियर। अगर ऐसे लोग हैं, ऐसा स्टाफ है, ऐसे वर्कर है जो कि अनइथिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं, जो कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उनके साथ बिल्कुल ही इफेक्टिव वे से आप लोगों ने डील करना है। ये यूनेस्को पे उसूल है। मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये तो इजी है, मेरिटोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड जो ब्रॉड इसका है वो है प्रोफेशनलिज्म। देखो, प्रोफेशनलिज्म क्या है? व्हेन यू हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स अबाउट अ सर्टेन जॉब आर अबाउट अ सर्टेन वोकेशन। जब स्पेसिफिक वोकेशन के बारे में आपके साथ क्या हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स हो, तो यू आर कंसिडर टू बी प्रोफेशनल, ठीक है। शो प्राइड ऑन योर वर्क, आपने अपने काम पे फख्र महसूस करना है। डिमॉन्स्ट्रेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो शो करना है। डिमॉन्स्ट्रेट मीन टू शो। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड अगर आप लोगों से पूछा जाए तो व्हाट इज मीन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड? डिमॉन्स्ट्रेशन मीन टू शो समथिंग, ठीक है। इसका लफ्जी माना है। बी एफिशिएंट, एफिशिएंट मीन बी ऑन, बी कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। टाइमली जो वर्क कंप्लीट करते हैं उसको एफिशिएंट कहते हैं। बी मोटिवेटेड परसिस्टेंट ऑन चैलेंजेस, ट्रीट colleagues fairly and equally, ठीक है। वो डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, encourage टीम वर्क, ये है प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। आगे जो है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि चूंकि ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कुछ काले होंगे, कुछ गोरे होंगे, कुछ क्रिश्चियन होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ ज्यूज होंगे, तो या कुछ डिसेबल होंगे, कुछ और माइनॉरिटीज ग्रुप्स के होंगे। तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर, ठीक है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है इसमें नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। वर्क इफेक्टिवली विद पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स, जितने भी लोग हैं उनके साथ इफेक्टिवली काम करना चाहिए। शो रेस्पेक्ट फॉर ऑल, सबके लिए रिस्पेक्ट जो है वो शो को करना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग क्या है? स्टीरियोटाइपिंग मीन पर्सनल प्रिजुडिसेस, जो हमारे पर्सनल तासुबात है। जिस तरह हम कहते हैं कि औरतें, ये ज़्यादातर जेंडर में, जेंडर स्टडीज और सोशल साइंसेज में ये टर्म यूज होता है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है पर्सनल प्रिजुडिस। जिस तरह हम कहते हैं कि औरतें नाक़िसुल अक़ल है, ठीक है, ये एक मुहावरा है। तो ये क्या, ये एक पर्सनल प्रेजुडिस है, हमारा एक अनबाइस, ये हमारा एक सॉरी बाइस और पार्शियल सा स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको हम जेंडर बैलेंस, जेंडर स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। शो नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और ग्रुप, किसी भी बंदे या ग्रुप के अगेंस्ट, ठीक है। तो ब्रॉडली हम एथिक्स अगर पढ़ते हैं यूनेस्को के, वो तीन है। एक इंटीग्रिटी, एक प्रोफेशनलिज्म, एक रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अगर आप लोग ये तीन भी बता दो तो हो सकता है जो इंटरव्यूअर है तो वो कहेगा कि बस ठीक है आपने पढ़े है,
ठीक है, इंशाल्लाह आगे वो जाएगा भी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अभी है, ओके, अच्छा यहाँ पर है, ओके जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर स्ट्रेस किस तरह मैनेज किया जाता है। तो मैं एक इंटरव्यू वॉच कर रहा था, इमरान अहमद नियाजी साहब, जो इमरान खान है पीटीआई चेयरमैन, ठीक है। तो उनसे एक साहबी पूछता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के कितने तरीके हैं, आप कौन सा यूज़ करते हो। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट के दो ही तरीके हैं मेरे साथ, मेरे मेरे नज़र में, ठीक है। उन्होंने कहा एक है नमाज, आप जब नमाज पढ़ते हो लेकिन आजिज़ी से पढ़ते हो, ये उनके वर्डिंग है। अगर आजिज़ी से आप नमाज पढ़ते हो तो मीन कि आपका जो स्ट्रेस है वो मैनेज होगा। सेकंड जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो टॉप टेक्निक जो है वो क्या है, नमाज है। यहाँ पर कुछ और भी टेक्निक्स है, अवॉइडेंस है, आप लोगों ने अवॉइड करना है सिचुएशन को। अल्टरिंग है, मुतबादिल उसका, अगर कोई चीज़, कोई भी कंडीशन या कोई भी सिचुएशन टेंशन क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो आपने उसका मुतबादिल ढूंढना है, उसको ख़त्म करना है, उसी तरीकों को ख़त्म करना है। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्ट, चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए, बस बात ही ख़त्म हो जाएगी। अडोप्टेशन, ठीक है, ये भी टाइप ऑफ एक्सेप्ट है। अडोप्टेशन मीन एडजस्टमेंट, जब आप एडजस्ट हो सको किसी सिचुएशन में, दिस कॉल्ड अडोप्टेशन। वर्क लाइफ लोड मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस तरह हम करते हैं कि हम इतना काम करते हैं कि वो हम फैमिली और वर्क, जो हमारा प्राइवेट लाइफ होता है, जो पर्सनल लाइफ होता है, उन दोनों को बिल्कुल मिक्स करते हैं। टाइम नहीं देते अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट को, टाइम नहीं देते अपनी फैमिली को, तो वहाँ पर जो बैलेंस है वो टूट जाता है। तो वर्क लाइफ लोड मैनेजमेंट भी होना चाहिए। मीटिंग एंड प्लानिंग टाइम, ठीक है, प्लानिंग टाइम होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा, एक्सरसाइजिंग, ये तो मैंने पहले आप लोग को समझा। एक्सरसाइज, आइस ब्रेकर और वार्म अप एक्टिविटीज। वार्म अप इस तरह होती है कि जब क्लास में या किसी जगह पर बोर्डम है, तो आप बच्चों को कहते हो कि अच्छा ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं, या उनसे कहते हो कि चलो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो यस ब्रेकर आर वार्म अप एक्टिविटीज है, ठीक है। इनफ स्लीप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेकिंग कॉमिंग ब्रीथ्स, अक्सर इस तरह करते हैं हम, किसी भी ग्रीनरी में जाके साइलेंटली लंबी लंबी सांसें लेते हैं खुशगवार मूड में, तो दिस इज टेकिंग कॉमिंग ब्रीथ्स, ठीक है। मसल्स रिलैक्सेशन, ये भी है, मसल रिलैक्सेशन भी एक तरीका है। म्यूजिक लिसनिंग, पोएम्स, राइम्स, ठीक है, म्यूजिक सुनना, पोएम्स, नज्म सुनना, राइम्स। राइम्स वो नज्म होते हैं जो स्टूडेंट खुद लिखते हैं। स्टूडेंट कुछ चीज़ें लिखते हैं, उसको हम राइम्स कहते हैं, ठीक है। ये राइम जो है, फ्रोइबल, फ्रोइबल का जो किंडरगार्टन है, उन्होंने राइम का कंसेप्ट दिया था कि स्कूल के अंदर कुछ चीज़ें होगी, वुडन बनी कुछ चीज़ें होगी, इसी तरह प्रोफेशन कुछ चीज़ें होगी, कुछ जो गिफ्ट होंगे, कुछ ऑक्यूपेशंस होंगे, कुछ राइम्स होगी। ये चीज़ें उन्होंने कही थी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, ठीक है। अच्छा, हेल्दी डाइट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस जो है, इसका मतलब ये है कि किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। अगर कोई इशू आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको चाहिए कि उसके बारे में पढ़ो, तो आपका जो माइंड है वो फुल हो जाएगा, और जो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन है वो डिस्टर्बिंग है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके बारे में पढ़ो। पढ़ने से जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी, और जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है। चेंजिंग द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन आर वेरिएबल, जब किसी भी सिचुएशन को आप अपने रिस्पॉन्डिंग का जो तरीका है वही चेंज करते हो। अगर एक सिचुएशन है, उसको आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो अगेन जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हो किसी दूसरे तरीके से, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब जब हम डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं, एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं। चाहे इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक, इसको मैं इंशाल्लाह रिमूव कर लूंगा, ठीक है। चेंजिंग द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशंस आर वेरिएबल्स, ठीक है।
अच्छा, इसके कुछ तरीके हैं। टाइम आउट, अगर क्लास में एक बच्चा है और वो एक ऐसा काम कर रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है या जो अनवांटेड बिहेवियर है, तो आपने कुछ टाइम के लिए उनको बाहर निकालना है आइसोलेशन में। टाइम आउट मीन टू गिव देम सम टाइम इन आइसोलेशन। उसको बाहर निकालो, उसे कहो कि आप 5-6 मिनट वहां पर बैठे, फिर आ जाए। ठीक है, तो यह टाइम आउट टेक्निक। फिर जो टेक्निक है वो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है रिमूवल ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, एक्सटेंशन जो है यूज किया था स्किनर ने। स्किनर ने जिस तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग का, हाँ ऑपरेंट कंडीशनिंग का, सॉरी। नहीं अब सर, इन्होंने, ओपन कंडीशन, क्लासिकल हाँ हाँ कंडीशन ऑपरेंट, कोहली ने दिया था सर। जी जी ऑपरेंट था, ऑपरेंट था। ऑपरेंट कंडीशनिंग का उन्होंने कहा था, लेकिन मेरा ख्याल में एक्सटेंशन का जो है ये इवान पॉलफ ने दिया था। इवान पॉलफ जो है क्लासिकल उन्होंने दिया था। उन्होंने इस तरह किया कि वो जो डाग डाग था, डाग में उन्होंने इस तरह किया कि दो जो स्टिमुलस थे उसको कंडीशन किए, और उसी कंडीशन के बाद उनको जो रिस्पॉन्स मिला, तो जिस तरह वो घंटी को फूड के साथ उन्होंने कंडीशन किया। ठीक है, तो जब घंटी बजती थी तो बेशक खुराक ना भी आता था, देन भी वो जो स्लाइव आती वो डॉग के मुंह में आती थी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, इसी चीज को उन्होंने ओवर जनरलाइज किया। ओवर जनरलाइज मीन कि वही चीज पहले तो खाना आता था, काना और गंठी, तो इसी दोनों के साथ ही जो कुत्ते के मुंह से सलाइवा जो थी वो एक्सक्रीट होती थी। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, ये अमल दोहराने के बाद रिपीटेडली, फिर उन्होंने वो जो फूड थी वो रिमूव की, और जब वो बिल बचता था तब भी उसके मुंह में पानी आता था। ठीक है, सलाइवा आता था। तो मीन के वहां पर ओवर जनरलाइजेशन हो गई, उसको ओवर जनरलाइजेशन का नाम उन्होंने दे दिया। अगेन अभी क्या करता है देखो, फॉलोअप कहता है कि फिर अभी अगेन मैंने ये जो तरीका है, ये जो चीज़ है, ये मैंने डिस एसोसिएट करनी है, फिर मैंने ख़त्म करनी है। ये जो मैंने एक बॉन्ड बनाया है, इसको अगेन मैंने ख़त्म करना है। तो फिर क्या करता है, एक टाइम जो है, जो डॉग को घंटी बजती है उसके मुंह में पानी आता है, लेकिन उसको खुराक नहीं मिलता, क्योंकि उसकी जनरलाइजेशन हो चुकी होती है। अगेन जब वो बचता है तो फिर उसके मुंह में पानी आता है थर्ड टाइम, लेकिन उसको खुराक फिर नहीं मिलता। थर्ड टाइम जब उसको बचता है तो उसके मुंह में पानी आता है, स्लाइव आता है, लेकिन थोड़ा कम। ठीक है, ये रेशो इसी तरह ही चलता है। और जब घंटी बजती है रिपीटेडली रिपीटेडली 10 और 15 टाइम बाद, रिपीटेडली विद पीरियड्स, तो उसके मुंह में जो सलाइवा आती थी पहले वो बंद होना शुरू हो जाती है। तो मतलब ये कि अभी ये एक्सटेंशन हो रही है, वो जो बिहेवियर इसमें डेवलप हो गए थे वो अगेन रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, दिस कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जब हम किसी रिवॉर्ड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जो कंडीशनिंग होती है उसको रिमूव करते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है। अच्छा, मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है इमिटेटिंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मॉडलिंग, मॉडलिंग और इमिटेटिंग, किसी को कॉपी करना। तो टीचर को चाहिए कि वो अपने आप को एज अ रोल मॉडल शो करे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर अगर इस तरह करे कि क्लास के एक बच्चे को कहे कि पानी लाओ, पानी लाता है। ठीक है, अभी दोनों हाथों से बिस्मिल्लाह पढ़ के तीनों सांसों से आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कर रहा है, अभी ये बच्चों के सामने इसलिए पी रहा है कि वो क्या करे, वो उसको महसूस करे और मुझे इमिटेट करे, मुझे एज अ मॉडल के तौर पर लेके ये जो मैं कर रहा हूँ इसी तरह फिर वो करे। ठीक है, तो अभी इसको कहते हैं मॉडलिंग। तो इस तरह की चीजें करना, इसको मॉडलिंग कहते हैं कि स्टूडेंट उसको क्या करे, इमिटेट करे और उसको एडॉप्ट करे। ठीक है, तो ऐसे मॉडलिंग। मॉडलिंग से मुझे समझ आया, एक होता है हिडन करिकुलम। ठीक है, हिडन करिकुलम, चीजें करेक्ट हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल एज वेल। यहाँ पर एंटर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिडन करिकुलम वो करिकुलम होता है जो कि रिटन फॉर्म में ना हो। जिस तरह स्टूडेंट जो है टीचर को देखते हैं, वो पानी पीते हैं या कोई आदाब के तरीके अपनाते हैं, तो अभी तो वो लिखा हुआ करिकुलम नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के जो बिहेवियर है वो डेवलप हो रहे हैं। दिस इज हिडन करिकुलम, जिसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, शेपिंग एंड शेयरिंग में इस तरह होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को शेप करते करने जुड़ दिए जाते हैं और उसकी शेपिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, हमने स्टूडेंट में अच्छे अखलाक जो है उसकी डेवलपमेंट करनी है, तो अच्छे अखलाक, अखलाक एट अ सेल्फ इज अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम चेनिंग करते हैं। स्मॉल स्मॉल हम कहते हैं स्टूडेंट को कि आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना,
आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों का एहतराम करना है। जब कोई बड़ा बोल रहा होता है आप लोगों ने बिल्कुल खामोशी से उसको सुनना है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें हम चेन कर रहे हैं, तो उससे एक बड़ा जो बिहेवियर है वो शेप हो रहा है, ठीक है। जैसे शेपिंग एंड चेनिंग, ठीक है। बिहेवियर कंट्रैक्टिंग, अक्सर इसमें हम इस तरह करते हैं कि किसी भी क्लाइंट के साथ या बंदे के साथ हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अच्छा, अगर आपने खल झूठ नहीं बोला तो मैं आपको ये करूंगा, ये दूंगा, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपने साइन की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। फिर कहते हो कि अच्छा, अगर आपने परसों नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, तो मैं आपके साथ ये करूंगा या मैं आपको ये दूंगा, ठीक है। दिस बिहेवियर कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। टोकन इकोनॉमी का मतलब भी यही है, कोई रिवार्ड देना। अगर कोई काम करता है आप ऑन द स्पॉट उसको रिवार्ड देते हो, फिर वो काम करते हैं ऑन द स्पॉट आप उसको रिवार्ड देते हो, तो क्या करता है उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाता है। पुअर करेक्शन, बार बार आप क्या करते हो उनके साथ मेहनत करते हो। अच्छा, मैंने आपको कहा था ये काम नहीं करना, फिर वो करता है। फिर जब वो काम दोहराता है तो फिर आप कहते हो कि अच्छा मैंने आपको नहीं कहा था। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आप उसको याद दहानी करते हो कि इसीलिए कि ये जो बिहेवियर है क्या करे, वो एक्सक्लूड करे, खत्म करे। तो फिर वर्क करेक्शन हो जाती है। फेडिंग, फेडिंग का मतलब है कि रिवॉर्ड और एक्सटेंशन। ये देखो, फेडिंग और एक्सटेंशन ये तकरीबन सेम ही चीजें हैं, लेकिन एक्सटेंशन में हम एब्रप्टली चीज को खत्म करते हैं। फेडिंग में हम स्लोली स्लोली उसकी जो इंटेंसिटी होती है वही हम स्लोली स्लोली कम कम करके रिमूव करते हैं। दिस इज फेडिंग, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसी स्लाइड्स में? अच्छा जी, ओके। अच्छा, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है। आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, किसी दूसरे से काम लेने को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। आर, एग्जीक्यूटिंग ऑफ पॉलिसीज प्लान्स एंड रूल रेगुलेशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से जो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज और प्लान्स आते हैं उसको एग्जीक्यूट करने को हम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं, ये तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वाला है, कि which changes will you bring as a headmaster as our headmistress, ठीक है। अल्लाह करे आप हेडमास्टर बन जाओ तो कौन कौन सी चेंजेस लाओगे? इम्प्रूवमेंट इन डिसिप्लिन, ये मैंने अपने साइड से लिखा है कि मैं डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। वर्क ऑन ड्रॉप आउट, ये बहुत ही बॉम्बर्ड इशू है। दैट्स वाई ये ड्रॉप आउट जो है मैंने ये लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप आउट पे मैं काम करना चाहता हूँ, करूंगा इंशाल्लाह। वर्क ऑन सुपरविजन, सुपरविजन पे काम करूंगा। वर्क ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर एटसेट्रा, फिजिकल स्ट्रक्चर जिसको हम स्कूल प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल इज आल्सो कॉल्ड स्कूल प्लांट। इस पे भी मैं जो है काम कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको अपने तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर योर थ्री स्ट्रेंथ्स, आपके तीन स्ट्रेंथ्स क्या है? ठीक है, अपने अंदर जान के देखो और जो आपके तीन स्ट्रेंथ है वही बताओ। एफिशिएंट हूँ, कमिटमेंट हूँ, कमिटेड टू स्टूडेंट्स हूँ, कमिटेड टू पेडागाजी हूँ, इंटीग्रिटी है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, उसको शो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग क्या है? गिवन बाय जेरोम ब्रूनर, इट मीन लर्निंग थ्रू इंक्वायरिंग, ठीक है। जिस तरह पहले भी मैंने कहा था कि ये जो डिस्कवरी लर्निंग है ये पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था शायद, जेरोम ब्रूनर दे दी है ये कॉन्सेप्ट। और लर्निंग थ्रू इंक्वायरिंग, किसी चीज को इंक्वायर करना, मैंने वहां पर आप लोगों को डिस्कवरी लर्निंग का जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट के साथ इसका मैच किया था, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्कवरी लर्निंग, लर्निंग जो है आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, हैविंग थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो रोम्पूनर ने कहा था कि जो डिस्कवरी लर्निंग होंगे उसमें थ्री मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होंगे। फर्स्ट इनएक्टिव मोड होगा, ये उसकी थ्योरी भी है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग जो है वो कौन सी है, तो वो ये है कि इन्होंने थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए थे। फर्स्ट जो था वो इनएक्टिव मोड था, जो कि 18 मंथ तक बच्चों के लिए होता है। इनएक्टिव मोड का मतलब ये है कि 18 महीनों तक जो बच्चे हैं वो एक्शन से सीखते हैं, जितने भी उनके एक्शंस होते हैं उसी एक्शन से सीखते हैं, ठीक है। तो ये 18 मंथ के बच्चों के लिए इनएक्टिव मोड का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। अच्छा, फिर वो कहता है कि 18 महीनों के बाद जब बच्चा होता है 6 ईयर तक, तो आइकॉनिक मोड, मतलब आइकॉनिक तरीके से। आइकन क्या होते हैं? सिंबल्स,
कुछ पिक्चर्स, ठीक है, उसको देखते हुए वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं, स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर वो कहता है कि 6 ईयर ऑनवर्ड वो सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मीन थ्रू लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि 6 ईयर के बाद जो लैंग्वेज है वो तो ऑलरेडी उसकी डेवलप हो चुकी होती है। दैट्स वाई जो सिंबॉलिक है ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। 3 स्टेजेस है इसमें, एक है इनेक्टिव, एक है आइकॉनिक और एक है सिंबॉलिक। ये तीनों जो है इसके, ये इसकी थ्योरी भी है, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज से मुझे याद आया, पियाजे जो है, पियाजे कहता है कि फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, देन लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिर उसको क्रिटिसाइज करता है वाइगास के, वाइगास के कहता है कि नहीं, पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, देन उसके बाद जो आपकी कॉग्निशन और मेंटल डेवलपमेंट है वही होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को यही पर क्रिटिसाइज करते हैं। और जो वाइगास के है वो सोशल सेक्टर पे काम करता है, और जो हमारे पास पियाजे है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पे ही काम करता है। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पियाजे का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, डिफाइन रिसर्च बहुत इजी क्वेश्चन है, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कंक्लूडिंग डेटा, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जो कि जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा करें, एनालिसिस ऑफ डेटा करें, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करें और कंक्लूजन दें, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह कहे कि कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा, तो ये क्या होगा, एनीवन? असेसमेंट। वेरी गुड, पीरियड स्टेटिस्टिक होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, देन इट्स कॉल्ड स्टेटिस्टिक, ठीक है। अगर हम इसमें इंक्लूड करें कंक्लूडिंग डेटा, फर्दर जाए और सिस्टमेटिक प्रोसेस भी इसके साथ लिख ले, तो सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कंक्लूडिंग डेटा इज कॉल्ड रिसर्च, ठीक है। अच्छा, आर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का जब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च ही कहते हैं, ठीक है। वो हमारे एक प्रोफेसर था, वो कहते थे कि रिसर्च किया से स्टार्ट होता है, अच्छा क्यू से स्टार्ट होता है और किया पे खत्म होता है, ठीक है। मतलब ये कि वो हमेशा साइन अप इंटरोगेशन में ही रहता है, रिसर्च कभी खत्म नहीं होती। जब एक रिसर्च हम करते हैं तो उसके अंदर 6, 7, 8, 10 और भी रिसर्चेस जो है वो इमर्जेस हो जाते हैं। वो रिसर्च जो आपका कोई पढ़ता है तो उसके अंदर वो इतने पॉइंट निकालता है कि उस पे एक एक पे एक एक रिसर्च जो है फर्दर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर है व्हाट इज रीसेंट एजुकेशन पॉलिसी। रीसेंट एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2017 है रीसेंट, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेड है, देखो 2017 में एक पॉलिसी बनी थी, बलीगुर रहमान साहिब जो कि गवर्नर पंजाब है, उन्होंने बनाई थी। और इसी के साथ उन्होंने एक और भी चीज बनाई जिसको कहते हैं NPST, सॉरी NSQE, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन, वो भी उन्होंने बनाई थी 2017 में। और 2017 में फिर ये जो पॉलिसी थी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, क्योंकि वो जो PMLN का गवर्नमेंट था वो खत्म हो गया। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर एक चीज जो है इस डर्टी पॉलिटिक्स का नजर हो गया है, चाहे एजुकेशन हो चाहे जो भी सिस्टम हो। दैट्स व्हाई वी आर वेरी लो एंड वी आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। इवन अगर हम देखें तो बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन है मुल्क का, इसीलिए कि जो पॉलिसीज एक गवर्नमेंट बनाता है, अच्छी अच्छी पॉलिसीज होती है, दूसरा गवर्नमेंट आके वो नहीं चाहता कि इससे पब्लिसिटी बन जाए उसी गवर्नमेंट की, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही गलत काम और गलत रिवायत है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है। तो 2017 की पॉलिसी बन गई, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, बट इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज ऑफ सर ये 2009, सर, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, इस तरह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि करिकुलम में जो हैंड्रेस है जी वो जी, क्या है पाकिस्तान में, तो ये भी एक बड़ा आपने अच्छा पॉइंट जो है नाराज किया अभी। हाँ हाँ, यही बात है ना, वो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा। पॉलिटिकल इंटरफेयरिंग करिकुलम, हम ये भी उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना कि मतलब पॉलिटिकल इंटरफेयर बिल्कुल का भी, बिल्कुल मतलब बाकी बिल्कुल, चीजों ये के साथ देखो साथ ये ये भी है। देखो ये देखो आप लोग एग्जांपल के ठीक है। साथ, प्रूफ के साथ, जिस तरह SNC है ना, सिंगल नेशनल करिकुलम, वो अभी खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट हुआ है बिल्कुल फुली, ठीक है। लेकिन वो जो पंजाब वाले हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिंध में भी वो हो रहा है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन पंजाब वाले उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, वहां पर फिर बरीउर रहमान साहब है, ठीक है, अभी गवर्नर। तो अभी आप लोग देख लो, इसकी पॉलिसी उन्होंने रिजेक्ट की थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अभी इसकी जो पॉलिसीज है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसी मुल्क को इन्होंने क्या बनाया हुआ है, जस्ट अपने बाप का एक जागीर बना के बस क्या से क्या कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आपकी बात ठीक है। और जो करिकुलम में हेंड्रेसेस है
उसमें एक ये है कि टीचर एट अ सेल्फ, टीचर सबसे बड़ा जो बैरियर है वो टीचर खुद ही है, क्योंकि टीचर नहीं चाहता कि ये करिकुलम जो है नया हो जाए, हमारे लिए इधर सर बन जाएगा, हम ट्रेनिंग करेंगे, हम जो है ना प्रॉपर मेहनत करेंगे, ये तो चीज़ें हमने रट्टा की हुई है, आते हैं जस्ट एक दो क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करते हैं और फिर मजे से जो है सोते सोते और खराटे लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह टीचर नहीं चाहता कि ये करिकुलम चेंज हो, टीचर खुद ही एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है। और भी बहुत ज्यादा इशू है, इंशाल्लाह हम उसको उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ जान डीवी क्या है, सर जान डीवी का तो जी एक्सक्यूज जी। मी सर, ये जो अभी सेकेंडरी लेवल पे यहाँ केपी में इम्प्लीमेंटेड है ये सिंगल नेशनल करिकुलम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल इम्प्लीमेंटेड है, वो जो बुक्स है बिल्कुल ही एक्टिविटी बेस्ड, और जी जो जी। डेली रूटाइन के जो एग्जाम्पल है और एवरीडे टाइप के जो एग्जाम्पल है, बिल्कुल उसके इतने ही वेल मैनेज्ड बुक्स है। आज मैं कच्ची क्लास का एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है, तो वो बहुत ही इतने इतने सर अच्छे। वो कच्ची पे तो पहले से था ना, मैं सेकेंडरी लेवल की 9-10 की बात कर रही जी हूँ। जी, 9-10 पे बस ये अभी सेकेंडरी लेवल पे शुरू भी है। इम्प्लीमेंट हुआ है, मैंने आपको कहा ना 2010 में, ओके 2021, 22 और 23, ये तीनों जो है स्टेजेस में ये इम्प्लीमेंट हुआ है स्टेप टू स्टेप। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ जानडीवी जो है, जानडीवी के तो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग ये सबसे बड़ा जो है इसका कंट्रीब्यूशन है। प्रोग्रेसिविज्म जो फिलॉसफी है ये इन्होंने दी है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ये है, इन्होंने कहा था कि डिफरेंट मेथड जो है वो मर्ज होने चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो सीख सके। सोसाइटी पे इन्होंने फोकस किया था कि सोसाइटी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट जो है वो सोसाइटी से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक टीचिंग मीन कि जो टीचिंग होनी चाहिए उसमें जो टीम टीचिंग जिसको हम कहते हैं, सॉरी टीम टीचिंग तो नहीं कह सकते, वो तो हम टीम लीडरशिप कह सकते हैं, लेकिन टीम टीचिंग मीन पार्टिसिपेटिव टीचिंग हम इसको कह सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट खुद काम करे और वो टीचर भी उसमें इन्वॉल्व हो। दिस इज डेमोक्रेटिक टीचिंग, ठीक है। इसका और भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये आप लोग पढ़ सकते हो जानडीवी के। जानडीवी क्या कहता है कि टीचर क्या होना चाहिए, थोड़ा मतलब एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है। वो क्या कहता है कि स्टूडेंट क्या होना चाहिए, स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए, जो कि एक्टिविटी करे। अच्छा, जानडीवी जो है ये इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा फोकस करता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इसेंशियलिस्ट जो है वो भी कहते हैं कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जानडीवी जो है स्कूल के बारे में क्या कहता है, ये कहता है कि स्कूल एक लेबोरेटरी है, स्टूडेंट को आने दो, यहाँ पर काम करेंगे और जाएंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल में जानडीवी ने एक लेबोरेटरी स्कूल भी बनाया था, ठीक है। तो वो भी है 1997 में, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जानडीवी ने सर 1990 कौन से साल में सर? 1997 है कि 37 है। 1959 में उसकी डेथ हुई थी सर, जान देवी की। फिर ठीक है, 1852 में उसकी बर्थ है। फिर ठीक है, जी, फिर तो ये लेबोरेटरी 37 स्कूल है फिर। मेरे ख्याल में फोरेबल है, 1837 में फोरेबल है मेरे ख्याल में, आई जी थिंक जी, सो, इफ आई एम नॉट लेकिन रॉन्ग। 1937 है, फोरेबल है। 1837 नहीं, 1937 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इसका स्टूडेंट था किलपेट्रिक, जो जानडी है इसका स्टूडेंट जो था वो किलपेट्रिक था। प्रोजेक्ट मेथड का जो था ना। जी 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 जी, वो भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोग्रेसिविज्म, इंटीग्रेशन, सोसाइटी, डेमोक्रेटिक टीचिंग, ये सारी चीजें इन्होंने दी है। प्रैक्टिकल लर्निंग, वैल्यूज, ये चीजें सारे इन्होंने दी है, ठीक है। अच्छा जी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू पियाजे। पियाजे की तो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हो सकती है। स्विस साइकोलॉजिस्ट है, वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट क्यों है? बेसिकली ये जो जानडेवी है एपिस्टेमोलॉजिस्ट ही सर था। उन्होंने एक बुक लिखा था जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का। जी, उनका एक बुक का नाम भी जेनेटिक अच्छा एपिस्टेमोलॉजी जी, है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी है। एपिस्टेमोलॉजिस्ट वो बंदा होता है जो थ्योरी डेवलपमेंट पे काम करता हो, मतलब नॉलेज क्रिएशन पे काम करता हो, ठीक है। थ्योरी क्रिएशन पे काम करता है एपिस्टेमोलॉजिस्ट। अच्छा, पियाजे की थ्योरी पे वाइगास्की ने एक बहुत ही बड़ा क्रिटिक किया था। उन्होंने कहा था कि ये स्टेज बेस्ड है। स्टेज बेस्ड मीन, इन्होंने कहा था कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर प्री ऑपरेशन स्टेज आएगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये, तो इसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट होगा, यहाँ पर जो है
रिफ्लेक्सेस होंगे यहाँ पर, और भी कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने दी थी। प्री ऑपरेशनल स्टेज में उन्होंने कहा था कि जो इसकी वो है थिंकिंग है वो फुली डेवलप नहीं होगी, ठीक है। तो फिर वाइगास्की ने इनको इसलिए क्रिटिसाइज किया, वो कहता है वाइगास्की कि हो सकता है एक बंदा सेंसरी मोटर स्टेज में हो और उसके कुछ खसूसियात प्री ऑपरेशनल स्टेज के हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो लेकिन वो जहनी तौर पर थोड़ा छोटा हो, जहनी उम्र उसका कम हो, और वही जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी मोटर स्टेज के हो, ठीक है। तो फिर इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था कि ये स्टेज बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टेज बेस्ड थ्योरी भी दी थी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। लैंग्वेज डेवलप आफ्टर कॉग्निशन, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोग कहा, ये कहता है कि लैंग्वेज जो है कॉग्निशन से के बाद जो है वो डेवलप होता है। इंटेलिजेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एडजस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंगली एंड आर सिचुएशनल, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को देखते हुए जब आप अपने आप को एडजस्ट करते हो, यूर इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन मैंने लिखे है। व्हाट इज स्ट्रेटजी? इट इज borrowed फ्रॉम मिलिट्री सर, साइंसेस। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो इसको थोड़ा थोड़ा अगर आपके जहन में कुछ हो। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द एजुकेशन? अच्छा, इस तरह कर ले, ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़ ले, इस पे मैं एक कम्प्रिहेंसिव आप लोगों के लिए एक चीज बनाऊंगा, तो वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक है सर, बस ठीक है, ये जरूर अच्छा शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो इस तरह के क्वेश्चन ही हमें चाहिए कि जिसको हम बिल्कुल ही वो करें ना, टाइम इज ड्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज स्ट्रेटजी? इट इज borrowed फ्रॉम मिलिट्री साइंसेस। स्ट्रेटागोस मीन टू लीड, ठीक है। इट इज ब्रॉडर एंड लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव गोल्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड बेसिक रिसर्च। ये देखो, स्ट्रेटजी क्या है? ब्रॉड है, किसी चीज को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करना है। ब्रॉड ब्रॉड प्लान है, ब्रॉड प्लान को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड बेसिक रिसर्च, मैंने रिसर्च में आप लोगों को पढ़ाया था। बेसिक रिसर्च में हम थियरी क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। थियरी डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च यूज होती है वो है बेसिक रिसर्च। ये बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है और ये एनिमल पे ही किया जाता है। एक्शन रिसर्च इज यूज टू फॉर द पर्पज इमीडिएट प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है क्लासरूम के अंदर। एक्शन रिसर्च इज यूज टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम इन एजुकेशनल सिनारियो